वीर जब अपने कमरे में जाता है तो उसकी नजर आईने के सामने बैठी कीर्ति पर जाता है। कीर्ति अपने गले के हार को कब से निकालने की कोशिश कर रही थी, जो उसके कपड़ों में अटक सा गया था। वह अपने बालों को आगे कर उसे कब से खोलने की कोशिश कर रही थी। वीर जब ये देखता है तो उसके पास जाता है तो वीर उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये देख कीर्ति वीर को देखती है पर कुछ नहीं कहती है। वीर उसके बालों और उसके कपड़े में फंसे गले का हार का चेन खोलकर उसके गर्दन से निकालता है। कीर्ति वही बैठ अपने हाथों की चूड़ियां निकालने लगती है। ये देख वीर उसका हाथ पकड़ चूड़ी को निकालने लगता है। वही कीर्ति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है। वीर चूड़ी उसके हाथों से निकालने के बाद उसके कान की ईयरिंग निकाल देता है और फिर कीर्ति को एकटक देखने लगता है। ये देखा कीर्ति अपना चेहरा घुमा लेती है तो वीर कीर्ति का चेहरा खुद की तरफ करते हुए बोलता है, क्या बात है, नाराज हो? ये सुन कीर्ति ना में सिर हिलाती है। तो वीर बोलता है, मैं आज सनाया के सगाई में बेहद खुश था क्योंकि सनाया मेरा प्यार से पहले एक दोस्त थी। वह प्यार सिर्फ एक अतीत है, क्योंकि वह प्यार सिर्फ एक तरफा था, कभी शुरू ही नहीं हुआ था। शुरू होने से पहले ही वह खत्म हो चुका था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। ये बात सुनते ही कीर्ति को जैसे एक झटका सा लगता है और वो उसे देखते हुए बोलती है, सनाया किसी और से प्यार करती थी, पर किससे? ये सुनते ही वीर उस बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, ये सारी बातें अतीत की है, जो तुम्हारे आने के बाद अब खत्म चुका है। क्या मुझे इस बात की डेफिनेशन तुम्हें अभी भी देनी पड़ेगी? ये सुनते ही कीर्ति वीर को देखने लगती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। ये देख वीर उसका चेहरा ऊपर कर देता है और बोला, कीर्ति मैंने कहा ना मेरे लिए लाइफ में सिर्फ तुम मायने रखती हो, तो फिर यह मायूसी क्यों? ये सुनते ही कीर्ति की आंखें नम हो जाती है और वीर को देख बोलती है, वीर आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? क्यों आपका पहला प्यार कोई और था? वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे देख बोलता है, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, काश तुम्हारा मैं भी पहला प्यार होता। ये सुनते ही कीर्ति चुप सी हो जाती है। तभी वीर बोलता है, मेरे लिए अब सिर्फ तुम मायने रखती हो। ये सुन कीर्ति उसके गले लग जाती है। तभी वीर बोलता है, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने इतना खूबसूरत सा लहंगा कब लिया? कीर्ति खुश होकर बोली, हम सभी को कपड़े पीयूष की तरफ से मिला है। वो आन्या दी की वजह से। उन्होंने ही जिद करके पीयूष भाई को बोला था। ये सुनते ही वीर का मुंह बन जाता है और खुद से ही कहता है, हमारे लाए हुए सामान से तो इतनी खुशी से तारीफ नहीं होती जितनी कि उस पीयूष की होती है। फिर खुद से ही कहता है, पर मैंने तो आज तो कुछ लाया भी तो नहीं। तभी वीर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस लहंगे में सोने में प्रॉब्लम होगी, चलो मैं तुम्हारी चेंज करवाने में हेल्प कर देता हूँ। ये सुनते ही कीर्ति बोलती है, हाँ। तभी उसे याद आता है कि वीर उसे अभी अभी क्या कहा है। ये सुनते हैं उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो वहां से भागने को होती है कि वीर उसे कमर से पकड़ बिस्तर पर ले जाते हुए बोलता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कुछ लव मोमेंट शेयर करें। फिर तुम्हारे लिए चेंज की भी समस्या खत्म हो जाएगी। वीर की डबल मीनिंग बातें सुन कीर्ति का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही वीर उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद के और कीर्ति के ऊपर कंबल डाल वह अपने होंठ कीर्ति के गले पर उसे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जब अपने कमरे में जाता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वहीं अब तक अर्जुन भी उसके पास आ चुका था। अर्जुन खुन्नस भरी नजरों से आदित्य को देखते हुए बोलता है, सब तेरी वजह से हो रहा है। ये सुन आदित्य उसे घूर कर देखता है। तो अर्जुन बोलता है, तुझे पता है मुझे लात मारकर इस कमरे में आई है।
ये बोलते हुए वह कुछ देर पहले की ही बातें सोचता है जब वह अपने कमरे में गया था तो प्रिया अपने कपड़े चेंज कर कहीं जा रही थी। ये देखते ही अर्जुन जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। प्रिया खुद को छुड़ाने लगती है और बोलती है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। ये सुनते ही अर्जुन बोलता है, इतने दिन के बाद आ रहा हूँ मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही प्रिया बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है, हो कौन तुम? ये सुनते ही अर्जुन आंखें छोटी कर बोलता है, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो रही है इसीलिए तो अपने पति को नहीं पहचान रही हो। ये सुनते ही प्रिया उसे देखते हुए बोलती है, मेरा निकम्मा, भगोड़ा, सेल्फिश पति मुझे छोड़कर जा चुका है इसलिए मेरे पति के गैरहाजिरी में मेरे पास आने की कोशिश मत करो। ये बोल जाने लगती है। तभी अर्जुन उसे खुद के करीब खींचकर उसका माथा छू बोलता है, जान तुम तो ठीक हो फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? अब बस भी करो। माना कि वो इतना ही बोलता है कि प्रिया एक जोर से लात तो उसके टांगों के बीच में मारती है। ये होते ही अर्जुन दर्द से चीखकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी प्रिया उसे घूरते हुए बोलती है, आइंदा से ऐसे किसी लड़की को छूना मत। अर्जुन दांत पिसते हुए बोलता है, बेवकूफ लड़की, ऐसे मुझे मारेगी तो हमारे बच्चे कैसे आएंगे? ये सुनते ही प्रिया घूरते हुए बोलती हैं, माना कि मेरा पति नकारा, निकम्मा, भगोड़ा, जिम्मेदार नहीं है पर फिर भी है तो मेरा पति। और बच्चे के लिए मेरा पति काफी है। मैं तुम जैसे छिछोरे और शक्ल से दिखने वाले धोचू के साथ बच्चा नहीं पैदा करने वाली। ये बोल वहां से निकल जाती है। प्रिया ने अर्जुन को इस तरह से लात मारी थी कि अर्जुन को सच में दर्द होने लगा था और वह कुछ देर तक तो वहीं पर बैठा ही रह जाता है और फिर से आदित्य अधीरा को कोसते हुए बोलता है, तुम दोनों की मैं लंका ना लगाई तो मेरा भी नाम अर्जुन सिंह राजवंश नहीं। तुम सब की वजह से मैं अपनी बीवी से गाली मार खा रहा हूँ। ये बोलते हुए वह उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। वही प्रिया आन्या के कमरे में आती है तो आन्या वहां नहीं रहती। वह जाकर आन्या की बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट जाती है। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू गिर जाता है पर अपने आंसू पोंछ सोने की कोशिश करने लगती है। वही आन्या जो खुद डिस्टर्ब थी जब अंदर आती है तो उसकी नजर प्रिया पर जाती है और तो और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि प्रिया यहाँ क्यों आई है। वह गहरी सांस लेकर जाकर उसके पास लेट जाती है। वह खुद भी आज अकेले रहना चाहते थी। प्रिया जानती थी कि अगर वह किसी और के पास गई तो अर्जुन उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाएगा। पर यदि वह आन्या के पास रहे तो आन्या के पास से वह उसे नहीं ले जा पाएगा और हुआ भी ऐसा ही। वही आदित्य दोनों को वहां सोते देख रहा था। वही अर्जुन कुछ कहने के लिए कमरे में जाने को होता है तभी आदित्य बोलता है, रात को प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। ये सुनते ही अर्जुन बोलता है, तो फिर हम सोए कहाँ? यहाँ सभी के सभी सो गए हैं और हम किसी उल्लू की तरह जाग रहे हैं। ये सुन आदित्य अर्जुन के कंधे पर हाथ रख बोलता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि उल्लू की तरह सिर्फ हमें नहीं हमारे प्यारों को भी जागना चाहिए? हमारा रोल क्या है? ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अर्जुन बोलता है, ना सोएंगे ना सोने देंगे साले, अपनी तो लग गई। यह बोल हंस देता है। फिर क्या था, अर्जुन तुरंत अपने मोबाइल से एक इमरजेंसी कॉल, जो कि ऐसे टोन पर होता था कि उस कॉल को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता था। वह पहले वीर को कॉल लगाता है। वीर जो कीर्ति के साथ अपने प्यार में खोया हुआ था। वह जैसे ही अपने मोबाइल में एक इमरजेंसी आवाज सुनता है तो वह तुरंत अपने मोबाइल को उठाता है तो उस पर लिखा था, इमरजेंसी है तुरंत आओ। वीर तुरंत उठकर अपने शर्ट पहनकर जाने लगता है तो कीर्ति बोलती है, क्या हुआ? ये सुन वीर बोलता है, कीर्ति तुम सो जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोल बाहर चला जाता है और कीर्ति देखती ही रह जाती है।
वही हाल अधीरा का था। उसके पास भी एक मैसेज जाता है तो वह आशिमा जो उसके गोंद में सो चुकी थी उसे बेड पर सुला तुरंत उठकर वहां से जिस जगह पर बुलाया गया था वहां चला जाता है। वीर भी रास्ते में उससे मिल जाता है। दोनों ही जब उसे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं आदित्य आराम से बैठकर सिगरेट का कश ले रहा है, वही अर्जुन बैठकर गिलास में वाइन भर रहा था। वही बगल वाले बेड पर रोहन और राहुल साथ में सोए थे। तभी वीर वहां पर पहुंचते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है? तभी अर्जुन बोलता है, ज्यादा कुछ इमरजेंसी नहीं है, वो इतना ही कहता है कि तभी आदित्य बीच में बोलता है, इसे प्रिया ने लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया है। और प्रिया मेरे कमरे में जा चुकी है तो इसने ना मुझे सोने दिया और ना ही तुम सभी को। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें बड़ी हो जाती है और मन ही मन बोलता है, साले कमीने, तूने मुझे फिर से फंसाया। बस फिर क्या था, वीर और अधीरा की घूरती हुई नजर खुद पर महसूस होती है। वीर इधर उधर कुछ खोजने लगता है। उसे कुछ नहीं मिलता। वही अर्जुन वीर के हाव भाव देखकर वह वाइन छोड़ उठकर खड़ा हो जाता है और सोफे के पीछे जाकर खड़ा होकर खुद छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि अधीरा तब तक दरवाजा लॉक कर चुका था। तभी अधीरा वीर को कुछ इशारा करता है तो वीर अपने चप्पल निकालकर अर्जुन के ऊपर फेंकता है और जो भी पाता तुरंत उठाकर अर्जुन पर मारता। तभी वीर उसे दौड़ाता है, फिर क्या था, अर्जुन जैसे ही पकड़ में आया, वीर ने उसे लात, मुक्के, घुसों से उसे मार रहा था। वही आदित्य बैठकर एंजॉय कर रहा था। वही अधीरा भी जाकर उसके पास बैठकर वाइन पीने लगता है और उनकी लड़ाई देख एंजॉय करने लगता है। तभी आदित्य अधीरा को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे भी प्रेम लीला में खलन पड़ गई है? तभी अधीरा वाइन का शीप लेते हुए बोला, वैसे मैं फ्री था। ये सुन आदित्य को हंसी आ जाती है और बोलता है, मतलब वीर फ्री नहीं था? ये सुन अधीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आदित्य ये सोए जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुन वीर के हाथ रुक जाते हैं। वही अर्जुन भी आदित्य को देखते हुए बीच से बोलता है, अब तुझे समझ आया कि यह सब काम किसका है? तुम गलत जगह हाथ साफ कर रहा है। बस फिर क्या था, वीर और अर्जुन लपट जाते हैं आदित्य के ऊपर, दोनों के दोनों आदित्य के ऊपर अपने लात मुक्का बरसाने लगते हैं। पर आदित्य अपनी हंसी कंट्रोल नहीं करता और मार खाते हुए भी हंसते ही रह जाता है। अगली सुबह सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जा चुके थे। अभी शादी में 15 दिन बाकी था तो अभी टाइम भी बहुत था, पर तैयारी धीरे धीरे शुरू करने वाले थे लोग। प्रिया, कीर्ति, निम्मी, राहुल सभी इधर से ही कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि आन्या प्रिया का प्रैक्टिकल चल रहा था और वह एक दिन मिस कर दी थी और अब एग्जाम आने वाला था। राहुल अपनी गाड़ी कॉलेज के बाहर ही रोकता है तो आन्या और प्रिया बाहर निकल जाते हैं। बाकी सभी लोग घर पर लौट चुके थे, सिर्फ यही दोनों कॉलेज आई थी। दोनों जैसे ही अपने प्रैक्टिकल के कमरे में पहुंचती है तो वहां पर ऑलरेडी 8-10 लोग बैठ खड़े थे। तभी वहां पर निया जो कुछ पेन से लेकर ब्लैकबोर्ड पर ड्राइंग बना रही थी, वह जब आन्या को देखती हैं तो उसे देखते भी फिर ड्राइंग बनाते हुए बोलती है, तो आप दोनों कल कहाँ गायब थी? आप लोग का मन नहीं लग रहा है प्रैक्टिकल में? ये सुन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी निया सामने आते हुए हाथ बांधकर बोलती है, तो क्या आप मुझे अपने कल ना आने का कारण बता सकती है? ये सुनते ही आन्या बोलती है, वह हमारे घर पर एक सगाई का फंक्शन था तो बस उसी में हम सभी बिजी थे। ये सुनते ही निया मन ही मन कहती है, मैंने तो सब पता लगाया था किसी की सगाई हो रही है। वो कुछ नहीं बोलती तभी वह सभी को ज्वाइन कर बोर्ड और सामने लगे ब्लैक बोर्ड पर बताने लगती हैं तो आन्या और प्रिया ध्यान से उसे चीज को देखने लगती हैं। प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद दोनों ही बाहर आते हैं।
वो दोनों ही कैंटीन की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, तो उन्हें पीछे से उन दोनों के पास आती है। दोनों सर झुका लेते हैं और बोली, सॉरी मैम। ये देख निया आन्या और प्रिया से बोलती है, मैंने आप सभी से कहा था ना, क्लास के बाहर सिर्फ फ्रेंड। ये सुन दोनों को जैसे सांस में सांस आता है और मुस्कुराकर देखने लगते हैं, तभी निया बोलती है, वैसे बताया नहीं किसकी सगाई थी। ये सुन आन्या बोलती है, वह हमारे भाई और सनाया की शादी, जो हमारे साथ रहती है। ये सुनते हैं निया कुछ सोचते हुए बोली, ये तो वही है ना जो इस कॉलेज में टीचर है। पर तभी निया के मायूस चेहरे को देखकर तुरंत एक दूसरे को देखते हैं, फिर आन्या बोलती है, क्यों, क्या हुआ, आप इतनी मायूस। ये सुन निया बोलती हैं, मेरे मॉम डैड इंडिया के थे, उन्हें इंडिया बहुत पसंद था पर वो फॉरेन चले गए। हमारा कल्चर वही बन गया। हम वही पढ़े लिखे हैं, पर मेरी एक इच्छा थी कि मैं इंडिया में रहकर इंडिया की शादी देखूं। आखिर होता कैसे हैं? तुमने बताया तो उस बात की याद आ गई। ये सुनते ही प्रिया आन्या से कुछ कहती है, तो आन्या बोलती है, आपको शादी ही देखनी है ना, तो आप हमारे घर आ जाइए, हमारे यहाँ पर सनाया और पीयूष भाई की शादी को एंजॉय भी करिए। आप देख भी लेंगी और यहाँ के कल्चर को भी जान जाएंगे। ये सुनते ही निया छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम सभी के घर पर कैसे? ये सुनते ही आन्या बोलती हैं, आपने कहा था ना कि हम आपके दोस्त हैं, तो आप दोस्ती के नाते वहां आ सकती हैं। ये सुन निया कुछ सोचती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। ये देख प्रिया और आन्या खुश होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर इस बात से अनजान उनके जाते ही निया के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से कहती है, आदित्य सिंह राजवंश, बहुत जल्द तुम्हारे करीब आने की यह ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने कितनी पागल लड़की को अपने साथ रखा है, जो मुझे बुलाकर अपना ही रास्ता काटने वाली है। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी आसानी से मेरे काबू में आती जाएगी। पर ठीक है, जितनी जल्दी काबू में आएगी इतनी जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये कह बहुत मुस्कुराने लगती है। पर उसे क्या पता था, जिसे वो पागल लड़की समझ रही है, आने वाले समय में उसके साथ क्या करने वाली है, ये तो समय ही बताने वाला था। ऑडियो बाय आसिक वी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कॉलेज में आन्या की प्रैक्टिकल अच्छे से चल रही थी। आन्या और प्रिया का पूरा फोकस अपने प्रैक्टिकल और अपने पढ़ाई पर थी। वहीं आन्या कुछ गुमसुम थी। ये बात सभी लोगों को दिख रही थी। वो कुछ कटी कटी सी रहने लगी थी, पर फिर वो सभी के साथ नॉर्मल रहती। वही कोई था जो बार बार आन्या को फोन करता है और उससे बात करने के लिए वह कहीं और चली जाती। ये चीज कीर्ति भी नोटिस की थी। वही इन 2 दिनों में निया भी आन्या के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। वही लंच के समय में सभी एक साथ बैठे हुए थे। पीयूष वहीं पर ऑर्डर करने गया था। वहीं राहुल निम्मी को ही देखे जा रहा था। पर निम्मी चुपचाप मोबाइल में देख रही थी। वही निम्मी को देखते देख कीर्ति प्रिया के कान में धीरे से बोलती है, दी, आपको कुछ कुछ होने वाला नहीं लग रहा है। ये सुन प्रिया उसकी तरह देखती है, तो वो कुछ इशारा करती है, तो उसकी नजर राहुल पर जाती है, जो एक टक निम्मी को देख रहा था। वही निम्मी पूरी प्रयास कर रही थी अपने मोबाइल में देखने की। वही प्रिया आन्या को हाथों से इशारा करती है, तो आन्या भी प्रिया का इशारा समझ राहुल की तरफ देखती है और राहुल की नजरों का पीछा कर निम्मी को देखते देख बोलती हैं, देवरानी तो अच्छी चुनी है आपने देवर सा। ये सुनते ही राहुल बोलता है, हाँ, फिर अचानक खुशी से आन्या के कहने का मतलब समझ आता है। ये देख राहुल आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, भाभी, पटाने की तो कोशिश कर रहा हूँ पर पट नहीं रही है। ये बोल मन ही मन बोलता है, शायद मैं गुस्से में से इतना हद कर दिया है कि वह तो अब मेरे साथ बोलना तक छोड़ दी है।
ये बोल राहुल को अपनी हरकतें याद आती है। उसे बहुत गुस्सा था क्योंकि वह निम्मी को किसी और से प्यार करते देख उसे गुस्सा आया था और इस गुस्से में उसने न जाने क्या किया। पर जब खुद ये भी सोचने लगा कि जैसे वो मजबूर था वैसे ही निम्मी को भी अपने प्यार में फंसाया गया था, ये समझ आते ही वो हर प्रयास कर रहा था निम्मी को मनाने, वो भी प्यार वाले तरीके से, पर शायद उसके हरकतों से ही उसने दूरी बना ली थी। ये देख प्रिया बोलती है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन राहुल एक्साइटेड होकर बोलता है, वह। ये सुन प्रिया धीरे से बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप पहले वाले राहुल बन जाओ और उससे पहले वाले निम्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुन राहुल कुछ सोचते हुए प्रिया के गाल पर किस करते हुए बोलता है, हाय मेरी प्यारी भाभी, आप क्या आइडिया देती हो। कोई कह नहीं सकता कि आप मेरे उस चंपू भाई की बीवी है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। वही प्रिया उसके कान मरोड़ते हुए बोली, तुमने मेरे पति की बुराई की। ये सुन राहुल अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, ही नहीं भाभी, मैंने अपने भाई ने बुराई की। ये सुन प्रिया हंसते हुए बोलती है, ये बात तुमने सही कहा, तुम्हारा भाई एक नंबर गधा है। ये सुन आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम जिसे गधा कह रही हो वह पिछले 2 दिन से तुम्हारे आगे पीछे घूमकर तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हें नहीं देख रहा है। ये सुन प्रिया बोलती है, उसे मनाना नहीं, उसे मजबूरी कहते हैं। ये सुन प्रिया सोचने लग जाती है, जब पिछले 2 दिन से अर्जुन उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है पर प्रिया हर रास्ता बंद कर दे रही है। प्रिया शिवी के साथ सो रही है, तो कभी देर रात तक दादी के पास ही बैठी रह जा रही है और प्रिया के मामले में हर कोई इस समय उसके साथ दे रहा है क्योंकि विभा जी ने सख्त अर्जुन से कह दिया है कि प्रिया जैसा चाहती है वैसा ही होगा और प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि मुझे अभी आपके बेटे का शक्ल भी नहीं देखना। बेचारे अर्जुन की तो हवा ही टाइट हो गई थी। उसने जब जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की तो प्रिया ने सीधे सीधे उसे तलाक देने की धमकी दे दी थी। हालांकि इसका ये सब करने का वजह सिर्फ यही था कि वो अर्जुन को अपनी दूरी का एहसास दिलाना चाहती थी, जबकि उसे खुद नहीं पता कि अर्जुन तो पहले से ही उसकी दूरी को, उसके दर्द को महसूस कर रहा था। पीयूष नाश्ता लेकर आता है और सभी खाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने क्लासेस को जाने को होते हैं, तभी वहां पर सनाया भी आ जाती है। पीयूष उसको देखकर एक मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ, छुट्टी मिली। ये सुन सनाया बोलती है, हाँ सर ने 2 दिन के बाद का बोला है। पीयूष जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वही पीयूष सनाया की नजरों को देखता है जो वह आन्या को ही देख रही थी। वो वहां से जाने को होती है तभी सनाया बोलती है, आन्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन आन्या उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, ये शिवी आज क्यों नहीं आई। ये सुनते ही राहुल बोलता है, दरअसल उन सभी की एक एक्स्ट्रा क्लास लंच में चलने वाली थी, उसके बाद सभी की छुट्टी हो जानी थी। ये सुनकर आन्या प्रिया से बोलती है, प्रिया चल हम भी क्लास लेकर आज जल्दी घर चलते हैं। ये कह वो उसके साथ निकल जाती है। पीयूष तो आन्या को देखते ही रह जाता है। सनाया की आंखों में आंसू आ जाता है। पीयूष बोलता है, क्या हुआ। ये सुन सनाया बोलती है, आन्या मुझसे बात नहीं कर रही है। ये सुनकर पीयूष बोलता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तुम्हारी रोने की क्या बात है। ये सुन सनाया पीयूष को देख बोलती है, हर कोई मेरे दिल से जुड़ चुका है पीयूष। अब कोई एक इंसान की भी इग्नोरेंस मुझे बहुत तकलीफ देती है और न जाने क्यों मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। पीयूष क्या। ये सुन सनाया हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे और आदित्य के बीच की बातें उसे कुछ तो पता चली है। ये सुन तो पीयूष की आंखें बड़ी हो जाती है। वही शाम का वक्त आदित्य के ऑफिस में जानवी अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और किसी को कॉल लगा रही थी। आज मौसम कुछ डिफरेंट था।
हल्का हल्का बादल घिरने की वजह से बारिश का मौसम बन गया था। देखकर लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। वही जब फोन दूसरी तरफ से कोई उठाता है तो जानवी बोलती है, काका कहाँ है आप? ये सुन उधर से ड्राइवर काका बोलते हैं, अरे बिटिया गाड़ी बिगड़ गई है, मैं बस उसे थोड़ी देर में बनवा कर आता हूँ। ये सुन जानवी कहती है, काका जब तक आप आएंगे तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं कोई ऑटो बुक करके आती हूँ। ये सुन उधर से काका बोलते हैं, नहीं बेटा आप अकेले में मत आइए, हम आते हैं आपको लेने। पर जानवी बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, ये बोल कॉल कट कर देती है। अब बाहर जाकर टैक्सी रोकने लगती है। शाम काफी हो जाने से टैक्सी भी बहुत कम आ रही थी जा रही थी। जानवी पर कब से नजर रोहन की थी। वह कार पार्किंग में अपनी कार को निकालता है, उसे झटके में जाकर जानवी के आगे रोक देता है। ये देख एक पल के जानवी घबरा जाती है। पर तभी रोहन कहता है, बैठो मैं घर पर ही जा रहा हूँ। यह सुन जानवी बोलती है, नहीं रहने दीजिए। वह उतना ही कहती है कि उसे रोहन के घूरते हुए आंखें दिखती है और फिर चारों तरफ देख वह जाकर बैठ जाती है। पर रोहन अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। बारिश भी धीरे धीरे होने लगी थी।